प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने राष्ट्रपति के पद से संबंधित योग्यताओं और उनके चुनाव के बारे में चर्चा करी थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण क्या है। राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप से शपथ लेता है, जैसे कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा तथा कल्याण में निरत रहूँगा। एक बात और विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब भी कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके दिए हुए कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वह भी इसी प्रकार की शपथ लेता है। राष्ट्रपति के पद का प्रारूप अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग के द्वारा पद मुक्ति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि में रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः संपूर्ण अवधि के लिए ही होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के पद की अवधि 4 वर्ष, फ्रांस में 7 वर्ष, स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष तथा सोवियत संघ में 5 वर्ष की है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में भारत में अमेरिकी पद्धति अपनाई गई है। एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं होगा। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है और जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है और जो आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को दिए जाने वाले जो वेतन और भत्ते हैं, एमिलमेंट्स हैं, वो उसकी पद पर रहते हुए कम नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 62(2) के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग के द्वारा पद मुक्त होने के कारण राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने के कारण 6 मास की अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति ही वह कार्यभार संभालता रहेगा। राष्ट्रपति को संविधान की धारा 61 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात कह सकता है, स्पष्टीकरण देने का उसको अधिकार है। यदि जांच के पश्चात द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। भारत में अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर
कि किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरी बात है, जो भी सदन इस पर अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसमें क्या होता है कि उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि हम ये प्रक्रिया लाना चाहते हैं। फिर इसके पश्चात उस सदन के ही प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि यदि दोनों सदनों द्वारा वह पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और वह स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वे भी भाग लेते हैं, मतलब जो उसके इलेक्शन में भाग नहीं लेते नॉमिनेटेड मेंबर्स, परंतु वो उसके चुनाव में भाग लेते हैं। किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया कि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं संसद के वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी जो बात आती है, कुछ विवाद हैं, जैसे जो भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उनका निर्णय ही अंतिम होता है। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य या घोषणा अवैध नहीं होगा। मतलब कि पद पर रहते हुए उन्होंने कोई कार्य किया हो अथवा कोई घोषणा की हो तो वह अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं। अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। और ये जो केस डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन लिया गया जो है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 के मामले में यह निर्णय लिया गया। अब कुछ इससे संबंधित हम यहाँ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? इसका जवाब है जो सदन यानी कि अभिष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। दूसरा आता है महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? इसका जवाब है महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? इसका जवाब है उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 71 के तहत। इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। ये है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78 के तहत। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में
ऐसे कौन से सदस्य हैं जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? दिल्ली व पौंडीचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से आरंभ की जा सकती है? इसका जवाब है संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के क्रम में कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? जवाब है 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? जवाब है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। एक और प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जवाब है अनुच्छेद 61 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? इसका जवाब है अनुच्छेद 60। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका जवाब है उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। वैसे आमतौर पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? इसका जवाब है 6 माह के भीतर। आशा है ये सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।